हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MES 46 हायर एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, ब्रीफली डिस्क्राइब द ट्रेट्स ऑफ एन एजुकेशनल लीडर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि एक एजुकेशनल लीडर के अंदर कौन कौन से क्वालिटीज होनी चाहिए। हमें उन ट्रेट्स के बारे में लिखना है जो किसी लीडर को इफेक्टिव बनाते हैं, जैसे विजन, कम्युनिकेशन स्किल, इंटीग्रिटी, डिसीजन मेकिंग और एम्पैथी। आंसर। इंट्रोडक्शन, एक एजुकेशनल लीडर वो व्यक्ति होता है जो टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्टाफ को इंस्टीट्यूशन के गोल्स तक ले जाने में मदद करता है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ मैनेज करना नहीं होता, बल्कि लोगों को इंस्पायर करना भी होता है। एजुकेशनल लीडर्स के पास पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए। थिंकर्स जैसे जॉन डेवी और जेम्स बर्न्स कहते हैं कि एजुकेशन में लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशनल और पार्टिसिपेटरी दोनों होनी चाहिए। मेन बॉडी। 1. विजन और गोल ओरिएंटेशन। एक अच्छा लीडर हमेशा एक क्लियर विजन रखता है कि इंस्टीट्यूशन को किस डायरेक्शन में ले जाना है। वो रियलिस्टिक गोल्स बनाता है और सबको उन्हें अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है। जैसे एक प्रिंसिपल अपने टीचर्स को इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट करने के लिए इंस्पायर करता है। विजनरी लीडर्स आज के साथ साथ कल के चैलेंजेस को भी समझते हैं। 2. कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स। कम्युनिकेशन लीडरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक लीडर को अपनी बात क्लियरली रखनी आनी चाहिए और दूसरों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए। अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स से ट्रस्ट और टीम वर्क बनता है। जो लीडर अपने स्टाफ और स्टूडेंट्स से रेगुलर बात करता है, वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। 3. इंटीग्रिटी, फेयरनेस और एथिकल बिहेवियर। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी एक लीडर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। डिसीजन हमेशा एथिक्स और फेयरनेस पर बेस्ड होने चाहिए। जो लीडर हर किसी के साथ इक्वल बिहेवियर करता है, वो इंस्टीट्यूशन में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्ड करता है। जैसे टीचर्स के एवैल्यूएशन या रिसोर्स एलोकेशन में इम्पार्शियल रहना बहुत जरूरी है। 4. डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। एजुकेशनल लीडर्स को रोज कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे रिसोर्स शॉर्टेज, स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट्स या स्टूडेंट्स के इश्यूज। एक इफेक्टिव लीडर टाइमली और थॉटफुल डिसीजंस लेता है। वो अपने स्टाफ और टीचर्स को भी डिसीजन प्रोसेस में शामिल करता है। अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग से इंस्टीट्यूशन स्टेबल और मोटिवेटेड रहता है। 5. इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी और दूसरों की इमोशंस को समझना। एक एम्पैथेटिक लीडर अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ इमोशनल कनेक्शन बना पाता है। ऐसे लीडर्स टीम वर्क को प्रमोट करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को कामली हैंडल करते हैं। जैसे एग्जाम स्ट्रेस के टाइम पे एक एम्पैथेटिक लीडर सबको मोटिवेट करता है। 6. इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी। आज के फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में लीडर को इनोवेटिव और अडेप्टेबल होना जरूरी है। वो नए टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को एनकरेज करता है। जो लीडर चेंज को एक्सेप्ट करता है, वो अपने इंस्टीट्यूशन को फ्यूचर रेडी बनाता है। जैसे कोविड-19 के टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस अडॉप्ट करना एक अडेप्टेबल लीडरशिप का एग्जाम्पल था। कंक्लूजन, एक एजुकेशनल लीडर का रोल सिर्फ मैनेजमेंट तक सीमित नहीं होता, वो एक गाइड, मोटिवेटर और रोल मॉडल भी होता है। विजन, एथिक्स, कम्युनिकेशन और एम्पैथी जैसे ट्रेट्स मिलकर एक लीडर को सक्सेसफुल बनाते हैं। ट्रू लीडर वो होता है जो दूसरों को एम्पावर करता है ताकि सब अपना बेस्ट दे सकें। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैलेंस स्कोरकार्ड एज अ मैनेजमेंट टूल इन अ यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि बैलेंस्ड स्कोरकार्ड BSC एक यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट टूल के रूप में कैसे काम करता है। हमें बताना है कि BSC क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या है, हायर एजुकेशन में इसका उस कैसे होता है और ये यूनिवर्सिटी के परफॉर्मेंस और डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन,
बैलेंस्ड स्कोरकार्ड (BSC) एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टूल है जिसे रॉबर्ट कैपलन और डेविड नॉर्टन ने 1990 में डेवलप किया था। पहले परफॉर्मेंस मेजर सिर्फ फाइनेंशियल बेसिस पर होता था, लेकिन BSC ने नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जैसे लर्निंग, इंटरनल प्रोसेस और स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन को भी इंक्लूड किया। यूनिवर्सिटीज के कॉन्टेक्स्ट में BSC एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क देता है जिससे एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव गोल्स को इंस्टीट्यूशन के मिशन और विजन के साथ अलाइन किया जा सके। ये एक तरह का परफॉर्मेंस मैप है जो यूनिवर्सिटी के डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग बनाता है। मेन बॉडी। 1. बैलेंस्ड स्कोरकार्ड का कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट्स। BSC एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच देता है जिसमें 4 मेन पर्सपेक्टिव्स होते हैं। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, फंड का सही यूज, बजटिंग और सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान देता है। कस्टमर स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और एम्प्लॉयर्स की सेटिस्फैक्शन चेक करता है। इंटरनल बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की एफिशिएंसी देखता है। लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, फैकल्टी डेवलपमेंट, रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस करता है। ये 4 पर्सपेक्टिव्स मिलकर यूनिवर्सिटी के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स को बैलेंस करते हैं। 2. यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट में बैलेंस्ड स्कोरकार्ड का रोल। ए. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और गोल अलाइनमेंट। BSC हेल्प करता है यूनिवर्सिटी के मिशन और विजन को प्रैक्टिकल गोल्स के साथ अलाइन करने में। हर डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को मेजरेबल आउटकम्स के रूप में सेट करता है। जैसे अगर यूनिवर्सिटी का गोल रिसर्च बढ़ाना है, तो BSC इंडिकेटर्स होंगे पब्लिकेशंस, रिसर्च ग्रांट्स और कोलैबोरेशंस। बी. परफॉर्मेंस मेजरमेंट और अकाउंटेबिलिटी। BSC परफॉर्मेंस को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेट्रिक्स के थ्रू मेजर करता है। इससे एडमिनिस्ट्रेटर्स रेगुलर प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं और इंप्रूवमेंट एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन स्कोर, पास परसेंटेज और प्लेसमेंट रिकॉर्ड इवैल्यूएट करना। सी. डिसीजन मेकिंग और रिसोर्स एलोकेशन। BSC के डाटा से एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग पॉसिबल होती है। यूनिवर्सिटी लीडर्स रिसोर्सेज UNHI डिपार्टमेंट्स को देते हैं जो बेस्ट आउटकम्स दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई डिपार्टमेंट रिसर्च में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उससे ज्यादा फंडिंग मिल सकती है। डी. कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और लर्निंग कल्चर। BSC एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कल्चर क्रिएट करता है। हर सेमेस्टर के बाद परफॉर्मेंस रिव्यू करके नए गोल सेट किए जा सकते हैं। इससे टीचिंग क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च सब इंप्रूव होता है। 3. बैलेंस्ड स्कोरकार्ड के बेनिफिट्स। होलिस्टिक व्यू, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, पूरी इंस्टीट्यूशन के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है। ट्रांसपेरेंसी, स्टेक होल्डर्स के लिए अकाउंटेबिलिटी बढ़ता है। स्ट्रैटेजिक फोकस, सबको यूनिवर्सिटी के मिशन के साथ अलाइन रखता है। मोटिवेशन, फैकल्टी और स्टाफ को मेजरेबल गोल्स अचीव करने के लिए इंस्पायर करता है। ग्लोबल कम्पेटिटिवनेस, यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक ले जाता है। एग्जाम्पल, जैसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन ने BSC मॉडल अडॉप्ट करके अपने परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों को इंप्रूव किया है। कंक्लूजन, बैलेंस्ड स्कोरकार्ड एक इफेक्टिव मैनेजमेंट टूल है जो यूनिवर्सिटी के स्ट्रैटेजिक गोल्स को परफॉर्मेंस के साथ लिंक करता है। ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को इंटीग्रेट करके यूनिवर्सिटी को अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इससे एजुकेशन सिस्टम और मैनेजमेंट दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 11. Present your views on the regulatory system of higher education in India and give your suggestions for the revamping of higher education in our country. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इंडिया में हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने वाला सिस्टम कैसे काम करता है, कौन कौन से रेगुलेटरी बॉडीज हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा है। साथ ही हमें अपने सजेशंस देने हैं कि इस सिस्टम को कैसे सुधारा, रिवैम्प जा सकता है ताकि क्वालिटी और एफिशिएंसी बढ़े। आंसर। इंट्रोडक्शन। हायर एजुकेशन देश के विकास का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि ये रिसर्च, इनोवेशन और स्किल्ड मैनपावर प्रोवाइड करता है। इंडिया में हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए कई बॉडीज बनी हैं जैसे UGC, AICTE और NAC। इनका काम स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना और क्वालिटी इंश्योर करना है। लेकिन प्रेजेंट सिस्टम में कई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी, ओवरलैपिंग और स्लो प्रोसेस। इसलिए हायर एजुकेशन को रिफॉर्म करना जरूरी है ताकि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर आ सके। मेन बॉडी। 1. रेगुलेटरी सिस्टम का ओवरव्यू।
इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम्स में से एक है। यूजीसी यूनिवर्सिटीज के लिए स्टैंडर्ड्स बनाता है और उनका कोऑर्डिनेशन करता है। एआईसीटीई टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट को रेगुलेट करता है। एनआईएसी इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी को एसेस और एक्रेडिट करता है। एनसीटीई, एनएमसी, बीसीआई टीचर, मेडिकल और लीगल एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इन सब बॉडीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी और ओवरलैपिंग से सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो गया है। 2. मेजर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। ज्यादा एजेंसीज, बहुत सारी बॉडीज होने के वजह से ड्यूप्लिकेशन और डिले होता है। सेंट्रलाइजेशन, यूनिवर्सिटीज को अपने डिसीजंस लेने की पूरी फ्रीडम नहीं मिलती। क्वालिटी इश्यूज, कई कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिफाइड फैकल्टी की कमी है। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, अप्रूवल और रिकॉग्निशन लेने में टाइम लगता है। इनइक्वालिटी, कुछ रीजन्स और स्टूडेंट्स के लिए एक्सेस अभी भी लिमिटेड है। अकाउंटेबिलिटी की कमी, मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी के टूल्स वीक है। एग्जाम्पल, एनआईएसी एक्रेडिटेशन मैंडेटरी होने के बावजूद कई कॉलेजेस अभी तक प्रॉपर्ली एक्रेडिट नहीं हुए हैं। 3. रीसेंट रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। एनईपी 2020 इस पॉलिसी के तहत एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, बनाने का प्लान है। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, स्वयं, NPTEL और वर्चुअल लैब्स जैसे टूल्स से ऑनलाइन लर्निंग प्रमोट हो रही है। ऑटोनॉमी पॉलिसी, यूजीसी ने ग्रेडेड ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस किया है ताकि अच्छी परफॉर्मेंस वाले यूनिवर्सिटीज को ज्यादा फ्रीडम मिल सके। रिसर्च फोकस, इम्प्रिंट, स्पार्क और PMRF जैसे स्कीम्स रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। ये सब रिफॉर्म्स हायर एजुकेशन को फ्लेक्सिबल और ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाने की डायरेक्शन में है। 4. सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। यूनिफाइड रेगुलेटरी बॉडी HECI को इम्प्लीमेंट करके एक सिंगल रेगुलेटर बनाया जाए। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, यूनिवर्सिटीज को अपने करिकुलम और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन डिसाइड करने की फ्रीडम मिले। मैंडेटरी एक्रेडिटेशन, हर इंस्टीट्यूशन के लिए क्वालिटी एक्रेडिटेशन जरूरी हो। स्किल बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट्स को सिर्फ थियरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और एम्प्लॉयबल स्किल्स सिखाए जाएं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल डैशबोर्ड्स बनाए जाएं। फैकल्टी डेवलपमेंट, टीचर्स के लिए रेगुलर ट्रेनिंग और मोटिवेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च में प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया जाए। ग्लोबल कोलैबोरेशन, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ जॉइंट प्रोग्राम्स और रिसर्च टाई-अप्स को बढ़ावा दिया जाए। कंक्लूजन, इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम पोटेंशियल से भरा हुआ है, लेकिन उससे मॉडर्न और ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है। NEP 2020 जैसे रिफॉर्म्स एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन इन्हें ग्राउंड लेवल पर इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना सबसे जरूरी है। अगर गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज और स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करें, तो इंडिया अपना हायर एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास बना सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।